हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से हिंदी संक्रांति मंच एक विशेष प्रयास कर रहा है। कक्षा 9वीं और 11वीं की जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कि उन विद्यार्थियों को जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो वर्ष 2021 के अनुसार आयोजित किया जाना है, जिसके आधार पर परीक्षाओं का आयोजन होना है, उसके सभी पाठों के जो सारांश, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और इसके साथ साथ जो MCQ हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम विशेष कक्षाओं के आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों तक वो पठन सामग्री पहुंचाएं ताकि उनको परीक्षा में शामिल होते समय किसी प्रकार की कोई घबराहट या कोई चिंता ना हो। कम से कम इतनी सामग्री उनके पास हो कि वो पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल के साथ इस परीक्षा में भाग ले सकें। और उसी कड़ी में हमने आज जो कक्षा का आयोजन हम कर रहे हैं उसमें जो पाठ चुना है वो है जामुन का पेड़, जिसके रचनाकार हैं कृष्ण चंद्र। तो ये कक्षा 11वीं की जो आरोह भाग 1 पाठ्यपुस्तक है उसका पाठ है, जिसके रचनाकार कृष्ण चंद्र जी हैं। तो आज की कक्षा को शुरू करने से पूर्व हमारा आग्रह रहेगा उन विद्यार्थियों से जो पहली बार इस मंच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि उनको जो आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं उनका नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे और वो समय पर इसके साथ जुड़ पाएँ। और एक आग्रह आपसे यह भी रहेगा कि जब आपको MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं इस कक्षा में, तो आप उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, आप उसमें भागीदारी लें। चाहे आपको 2, 4, 5 जितने भी प्रश्नों के उत्तर पता हों, आप उनको चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके उनके उत्तर देने की कोशिश अवश्य करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कितनी सक्रियता इसमें दिखा रहे हैं, कितनी भागीदारी आपकी है। और इससे हमें तैयारी करने का, उसके अंदर सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी आज की कक्षा जामुन का पेड़, जिसके रचनाकार हैं कृष्णचंद्र। तो आज की इस व्यंग्य कहानी को शुरू करने से पूर्व, जो हास्य व्यंग्य कथा है, इसको शुरू करने से पूर्व हम कुछ बातें करेंगे कृष्णचंद्र जी के बारे में। कृष्णचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1914 में हुआ था, जिला गुजरा कलां, गांव वजीराबाद। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पुंछ, कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर हुई, और उसके पश्चात इनकी जो उच्च शिक्षा हुई थी वो लाहौर में हुई थी। सन 1934 में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA अंग्रेज़ी की उपाधि प्राप्त की। और उनके अगर व्यक्तित्व की बात करें तो उन्हें खाने पीने का बेहद शौक था और इसके साथ फलों का रस पीने का उनको बहुत शौक था। इनकी पत्नी सलमा सद्दीकी, वो उनके बारे में कहती हैं कि कृष्णचंद्र जो हैं खाने पीने के मामले में किसी की नहीं सुनते थे, और ख़ास बात यह है कि सुनते तो किसी मामले में किसी की नहीं थे। यानी कि ये कहने का अभिप्राय है कि उनका व्यक्तित्व जो था वो बड़ा बेबाक व्यक्तित्व था, खुला व्यक्तित्व था, उसके वो स्वामी थे। और ये प्रेमचंद की परंपरा के लेखक कहे जा सकते हैं क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं जो हैं, जो शुरुआती दौर की रचनाएं हैं, वो उर्दू भाषा में हैं। और इनकी रचनाओं में प्रेमचंद की तरह ही प्रगतिशीलता और यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। और इनकी अगर प्रसिद्ध रचना की हम बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना है यूकलिप्टिस की डाली और गिरजाए खंदक, एक गधे की आत्मकथा, 52 पत्ते कागज़ की नाव, एक वामलिन समंदर के किनारे, शिकस्त सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, अन्नदाता, हम वहशी हैं और जर गांव की रानी है। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और कृष्णचंद्र जो हैं वो उर्दू के प्रमुख कथाकार हैं और इसलिए जो इनकी सामान्य हिंदी भाषा में रचित रचनाएं हैं उनमें भी उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित व्यंग्य कथा है जामुन का पेड़। तो जामुन का जो पेड़ है, इसकी जो कथा वस्तु है वो किस उपविषय के ऊपर, किस केंद्रीय भाव के ऊपर आधारित है? इसमें सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है। यानी कि इसमें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो सेक्रेटरीट है, जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जो मिनिस्टर हैं,
वो किस प्रकार के जो हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें काम करने के तरीके में आम सामान्य व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की संवेदनहीनता बरती जाती है, उसके ऊपर करारा व्यंग्य करने का यहाँ पर प्रयास किया है कृष्ण चंद्र जी ने। और अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी जो कथा वस्तु का जो सार है, कथानक का जो सार है, वो आपके सामने उपस्थित है। जामुन का पेड़ कहानीकार कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। इस कहानी में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ विकसित करने की कोशिश की गई है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक विराम नहीं लेती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने उद्घाटित होता है। यानी कि इस कथा के माध्यम से लेखक ये बताते हैं कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं और उनका जो निरर्थक विस्तार है वो कितना हास्यास्पद है, और इसके साथ ये व्यवस्था इतनी संवेदनशील है कि वो कहीं ना कहीं अमानवीयता के जो स्तर को भी छू लेती है। कहानी का प्रारंभ जामुन के पेड़ के गिरने से होता है। यह पेड़ सचिवालय यानी सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा था और रात में चलने वाली आंधी के झोंकों को सहन नहीं कर सका। सवेरे एक माली ने देखा कि एक आदमी उस गिरे हुए जामुन के पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को, चपरासी ने कलरक को और कलरक ने सुपरिटेंडेंट को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही सब वहां उपस्थित हो गए। सभी कलरक उस गिरे जामुन के पेड़ के लिए अफसोस करने लगे। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासियों ने कहा कि अब तक यह मर चुका होगा। दबे हुए आदमी की कराहती हुई आवाज आई, नहीं नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। यह सुनकर माली ने कहा कि हम सब मिलकर इसे तुरंत निकाल सकते हैं। तब सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इस संबंध में अंडर सेक्रेटरी से पूछ लें। देखिए व्यवस्था के ऊपर व्यंग किस प्रकार कृष्ण चंद्र यहाँ करते हैं कि एक आदमी आंखों के सामने पेड़ के नीचे दबा पड़ा है और उसकी जान की सुरक्षा करने के लिए भी अपने ऊपर के जो ऑफिसर हैं, जो अंडर सेक्रेटरी हैं, उससे पूछने की बात कही जा रही है। पेड़ हटाने के लिए अंडर सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस प्रकार उसी प्रक्रिया में एक दूसरे ने एक दूसरे को कुछ कुछ कहा। इसी प्रकार फाइल चलती रही और आधा दिन बीत गया और वो आदमी उसी प्रकार से पेड़ के नीचे दबा हुआ था। जब दोपहर में भीड़ में खड़े लोग उस दबे व्यक्ति को निकालने के लिए उस पेड़ को हटाने लगे, तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर कहा कि यह काम हमारा नहीं है, यह काम कृषि विभाग का है। क्योंकि पेड़ किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है, इसलिए कृषि विभाग को फाइल भेजी जा रही है। कृषि विभाग ने जवाब में कहा कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए उसे उठाना व्यापार विभाग की जिम्मेदारी है। परंतु व्यापार विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी पुनः कृषि विभाग की बताते हुए फाइल वापस भेज दी। लेकिन शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला तो हॉर्टिकल्चर विभाग का है। हॉर्टिकल्चर वो विभाग होता है जिसके अंदर फल और फूल की खेती के संबंधित फैसले लिए जाते हैं। रात को पुलिस को वहां पहरे का इंतजाम किया गया और उसे दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया गया। आदमी ने अपने आप को लावारिस बताया। दूसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, इसलिए फलदार पेड़ को काटने की आज्ञा कदापि नहीं दी जा सकती। देखिए सरकारी आदेश की जो अनुपालना का हवाला देकर एक जिंदा व्यक्ति है जो उसके अंदर दबा हुआ है उसको बचाने के लिए कोई प्रयास की जो कोशिश है वो नहीं की जा रही है। और साथ में ये तर्क दिया जा रहा है कि आजकल अभियान चला हुआ है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, तो इसलिए हम इस गिरे हुए पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकते। तब एक मनचले व्यक्ति ने सलाह दी कि पेड़ को ना काटकर आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए। आदमी ने सुनकर कहा कि वह इस तरह तो मर जाएगा। हल निकालते हुए मनचले ने कहा कि आदमी को बीच में से काट दिया जाए, फिर एक प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाए। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग को भेजी जाती है। देखिए यहाँ पर कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि और पीड़ाजनक स्थिति भी है कि उस व्यक्ति को पहले बीच में से काटने की बात कही जा रही है और फिर उसका ऑपरेशन करने, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है, सर्जन को कहा जा रहा है कि इसको बाद में जोड़ देना।
तो मेडिकल विभाग को भेजी जाए, सारी जांच पड़ताल करने के बाद प्लास्टिक ऑपरेशन की बात के ऊपर सहमति तो जताई गई, लेकिन आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला क्या हो गया, अमान्य हो गया। यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट ने ये तरजीह दी कि हम इसका ऑपरेशन तो कर सकते हैं, ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि कल उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, सब काम ठीक हो जाएगा। तब दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। उसको सुनकर माली ने उससे पूछा कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने कहा हाँ, अपना सिर हिलाया। बस फिर क्या था, शायर होने की बात सब जगह फैल गई। सचिवालय की भीड़ वहां आकर एकत्रित हो गई, परंतु जब पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। साहित्य अकादमी जो उस राज्य या उस क्षेत्र के जो साहित्यकारों की रचनाओं को सम्मानित करती है, उनकी पहचान करती है, उनको प्रकाशित करती है, उस अकादमी के पास पहुंचती है। तब विभाग के सेक्रेटरी ने आकर पूछा कि तुम कवि हो और किस उपनाम से शोभित हो? दबे हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओस। मेरा उपनाम क्या है? ओस। सेक्रेटरी ने जानकारी प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन आकर कहा, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी में तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है, यह लो चुनाव पत्र। अभी भी उसको बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रिया प्रणाली है, उसी को पूरा करने की कोशिश जारी है। जब दबे हुए व्यक्ति ने पेड़ से निकालने की बात कही, तब उसने असमर्थता व्यक्त की। देखो भाई, हम आपको हमारी साहित्य अकादमी की जो केंद्रीय शाखा है उसका मेंबर तो बना सकते हैं, लेकिन आपको हम इस पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकते। और कहा कि यदि तुम यहीं दबे दबे मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं, यानी कि तुम्हारी पत्नी को वजीफा दे देंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसके बाद उसको ऑनरेरी मिल जाएगा, मानदेय मिल जाएगा, लेकिन हम तुमको पेड़ से जिंदा नहीं निकाल सकते। वैसे पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट विभाग को दोबारा लिख दिया गया है। अगले दिन जब फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने आए तो उन्हें पेड़ काटने के लिए यह कहकर रोक दिया गया कि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अब यह राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। इसको काटने से उनके साथ हमारे देश के जो संबंध हैं वो बिगड़ जाएंगे। मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की आज्ञा दे दी। तब जाकर फाइल पूरी हो गई और दूसरी ओर दबे व्यक्ति की सांसें भी पूरी हो गई। वह दुनिया से चल बसा। तो इस प्रकार इस कहानी के अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कि कार्यालयों में जो अधिकारी हैं वो मामूली से मामूली काम को किस प्रकार विशेष बनाकर उसमें व्यस्त होने का ढोंग करते हैं और एक काम को दूसरे के ऊपर डालने की बात ही कही जाती है। वे एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने के स्थान पर बहाने बनाते रहते हैं और इस प्रकार लेखक ने सारी व्यवस्था के संवेदन शून्य होने और अमानवीय होने की बात यहाँ पर स्पष्ट की है। तो इस प्रकार आदमी मर जाता है जब तक उसकी फाइल पूरी होती है, यानी कि फाइल पूरी होने के साथ साथ आदमी की सांसें भी पूरी हो जाती है। और ये कटाक्ष है हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर कि आपने देखा होगा कई इस प्रकार की आजकल आप मूवीज़ भी देखते हैं, जैसे जिसमें दिखाया जाता है कि हमारे देश की जो विशेषकर न्याय व्यवस्था है वहाँ पे लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। आदमी की पूरा जो ज़िंदगी है, जो पूरी उम्र है, वो इसी में बीत जाती है कि उसको न्याय मिलेगा, लेकिन जब तक न्याय आता है तब तक वो आदमी गुजर जाता है। तो इस प्रकार की इन व्यवस्थाओं के ऊपर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। तो इसी प्रकार इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों के बारे में और उसके बाद इसके जो MCQ प्रश्न बनेंगे फिर हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? तो सचिवालय के जो लॉन के अंदर लगा पेड़ जब आंधी से गिर गया तो उसके नीचे एक आदमी दब गया। तब माली के द्वारा जानकारी देने पर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी वहां खड़े एक कलरक ने ये बात कही थी, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। यानी कि जो आदमी नीचे दबा पड़ा है, जो अभी जिंदा है, उसको बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसकी दुहाई दी जा रही है, किसका रोना रोया जा रहा है कि अब इसकी जो जामुने हैं वो खाने को नहीं मिलेंगी। दूसरा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है।
इससे लोगों की जड़ हो चुकी मानसिकता का पता चलता है कि लोगों के अंदर कोई संवेदना नहीं है। आज का आदमी इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी द्रवित नहीं होता, बल्कि वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर रसीले जामुन देने वाले पेड़ के गिर जाने की बात को ही याद कर रहा है, उसी की दुहाई दे रहा है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? दबे हुए आदमी के द्वारा माली की बात सुनकर जब शेर कहा गया कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, ये शायर जो शेर उसके द्वारा कहा गया पेड़ के नीचे दबे आदमी के द्वारा कि जब तक तुम्हें खबर होगी तब तक तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, जब तक तुम्हारी फाइल का जो काम होगा, जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, तब तक तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा। तो इसको उसने प्रतीकात्मक रूप में एक शेर के माध्यम से कहा। तो उसको सुनते ही माली ने कहा, अच्छा तुम शायर हो? उसने अपना सिर हिला दिया। माली के द्वारा यह बात सब जगह पहुंचा दी गई। दूसरे दिन कवियों और शायरों की भीड़ वहां जमा हो गई। कई कलरक दबे हुए व्यक्ति को अपनी कविता की आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तभी पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि भी है। इसकी जानकारी से उसकी फाइल का रुख पलट गया। यह कल्चरल डिपार्टमेंट में अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई, लेकिन वहां भी निर्णय अनिर्णीत ही रहा। अनिर्णीत का अर्थ है जिसका कोई निर्णय न लिया गया हो, अनडिसाइडेड। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? तो कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने के मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि गिरने वाला जो पेड़ था वो फलदार जामुन का पेड़ है, इसलिए इसका मामला कृषि विभाग से संबंधित नहीं है बल्कि उद्यान विभाग से संबंधित है। तो इस प्रकार उन्होंने भी अपना पिंड छुड़ा लिया। इसके पश्चात इस पाठ में सरकार ने किन किन विभागों की चर्चा की है और पाठ से उनके कार्य में क्या अंदाजा मिलता है? तो इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा हुई है और उसमें कौन सा विभाग किस प्रकार के कार्य करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात आई है व्यापार विभाग की। तो व्यापार विभाग क्या करता है? इस विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। कृषि विभाग, इस विभाग का संबंध कृषि से है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उद्यान कृषि विभाग है, इसका संबंध उद्यानों के रखरखाव से यानी कि फल फूल की खेती से है। और मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग भी कहते हैं, इसका संबंध चिकित्सा से यानी कि मेडिकल लाइन से है। उसके पश्चात है कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं, इसका संबंध कला और संस्कृति से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग कहा जाता है, इसका संबंध पेड़ों आदि से होता है, अर्थात पेड़ लगाना, सुरक्षा करना और उनको काटना। और विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशों और स्वदेश के आपसी संबंधों से होता है। तो ये कुछ विभाग हैं जिनकी चर्चा इस व्यंग्य कथा के अंतर्गत होती है, तो हमने उसके बारे में आपको बताया है। अब इसके पश्चात जो इस कहानी का सारांश आपके सामने हमने रखा और इसके साथ साथ हमने जो इसके 4 पाठ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी हमने चर्चा उनकी कर ली है। अब इसी चर्चा में से जो MCQ प्रश्न आपके बनते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा मानसिक रूप से। सबसे पहले हम आपके सामने उन प्रश्नों को क्रमानुसार रख रहे हैं, आप उनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत है या नहीं आता तो हम उसकी आंसर की भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो आप उनमें से उन प्रश्नों को समझ सकते हैं, उनको नोट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है, जामुन का पेड़ कैसी रचना है? ये जो कथा है ये किस प्रकार की रचना है? हमने 2-3 बार इसको उच्चरित किया है, यहाँ से बोला है, आपको बताया है, तो आपने लिखना है सेक्रेटेरिएट के प्रांगण में कैसा पेड़ गिरा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। किसने पहली बार देखा कि सेक्रेटेरिएट के प्रांगण में पेड़ गिरा हुआ है? इसको गिरे हुए पेड़ को सबसे पहले देखा किसने था वो आपने बताना है। किसने कहा कि पेड़ के नीचे गिरा आदमी निकाला जा सकता है? यानी कि जो लोग चर्चा कर रहे थे पेड़ गिरने के बाद, उस पेड़ को गिरने के बाद उसके नीचे जो दबा हुआ आदमी है उसके बारे में लोगों का ध्यान, जो ऑफिसर्स का ध्यान है, वो किसने उस तरफ लाया? और पेड़ किस विभाग से संबंधित था?
पेड़ के नीचे गिरे आदमी को खाना किसने खिलाया? पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह गिरा हुआ था? यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट दो। ये वक्तव्य आता है ना, कौन कहता है कि इसको काट दो और बाद में मेडिकल लाइन से हेल्प लेते हुए, यानी डॉक्टर की हेल्प लेते हुए हम इसका क्या करेंगे, इसको सर्जरी करवा देंगे। तो मेडिकल विभाग ने जांच के लिए किसे भेजा? और उसने आकर क्या बात कहता है, वो मेडिकल किसे कौन आता है वो आपने बताना है, और वो आकर क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कहता है कि ऑपरेशन तो कर देंगे, प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, लेकिन ये आदमी मर जाएगा। तो बताइए कौन आता है? और दबा हुआ आदमी जो व्यक्ति था वो पेशे से क्या था? तो आशा है आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की होगी। तो चलिए अब इनके उत्तर देखते हैं। तो जामुन का पेड़ कैसी रचना है? जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा है, यानी कि हास्य व्यंग्य की रचना है। सेक्रेटरीट के प्रांगण में कैसा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़ गिरा था। और सेक्रेटरीट के प्रांगण में गिरा हुआ जो पेड़ था उसको पहली बार किसने देखा? वो माली ने देखा। और किसने कहा कि पेड़ के नीचे गिरा आदमी निकाला जा सकता है? तो ये किसने कहा था? माली ने कहा था। उसने बाकी ऑफिसर्स का, कलर का या बाकी बाबुओं का जो ध्यान है वो उस आदमी की ओर दिलवाया कि ये आदमी इसके नीचे दबा हुआ है, इसको निकाला जा सकता है। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? पेड़ कृषि विभाग से संबंधित था। पेड़ के नीचे गिरे आदमी को खाना किसने खिलाया? तो माली ने खिलाया। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह पर गिरा था? तो उसके कूल्हे पर गिरा हुआ था। यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो उस आदमी को ही काट दो। ये किसने कहा? एक मनचले व्यक्ति ने सलाह दी। और मेडिकल विभाग ने जांच के लिए किसे भेजा? एक सर्जन को भेजा गया, एक ऐसे चिकित्सक को भेजा गया हो वहाँ पर जो सर्जरी कर सकता था, यानी प्लास्टिक सर्जरी कर सकता था, जो ऑपरेशन कर सकता था। और दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? दबा हुआ व्यक्ति पेशे से कवि था। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब दूसरी कड़ी में है, कवि का उपनाम क्या था? ये हमने आपको बताया था, चर्चा हुई थी हमारी। और कवि की नव प्रकाशित रचना का नाम क्या था? ये आपने बताना है। कवि के मर जाने पर वजीफा किसे दिया जा सकता है? साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी है वो अगर कहता है, जब वो आदमी कहता है कि मुझे ही बाहर निकाल दो, वो कहते हैं ना ना, पेड़ नहीं काट सकते, हम इतना कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद वजीफा दे दिया जाएगा। अब किसको दे दिया जाएगा वो आप यहाँ पे बताएंगे। और सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर ली, जिसने अंत में पेड़ काटने की अनुमति दी थी? और रात को बड़े जोर से क्या चला था जिसके कारण पेड़ गिरा था? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये किसका कहना है? और तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, ये किसने कहा? और दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? कवि होने के कारण उसका जो संबंध है वो किस विभाग से जोड़ने की कोशिश की गई? और पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? तो पेड़ काटने का जो अंतिम आदेश था वो किसने दिया था? इसका उत्तर आपने देना है कि अंत में उस पेड़ को काटने के लिए जो आदेश आए थे वो किसकी तरफ से आए थे। तो आशा है आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा, इसके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और चलते हैं इसके पहले प्रश्न के जो उत्तर की ओर। कवि का उपनाम था ओस। जो कवि का उपनाम था वो ओस था, और उसकी रचना जो थी, नवप्रकाशित रचना, वो थी ओस के फूल। और कवि के मर जाने पर वजीफा किसे दिया जा सकता था? तो उसकी पत्नी को दिया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने ली? प्रधानमंत्री ने ली। और रात को बहुत तेज क्या चला, झक्कड़ या आंधी? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये किसने कहा? ये कलरक ने कहा। और तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, ये आश्वासन दिया माली ने उस दबे हुए आदमी को। और दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? तो कल्चरल डिपार्टमेंट से, यानी कि सांस्कृतिक विभाग से उसका संबंध जोड़कर देखा जाने लगा। और पेड़ काटने का जो अंतिम आदेश था वो किसकी तरफ से आया था? वो प्रधानमंत्री यानी पीएम हाउस से वो आदेश आया था। तो इस प्रकार ये व्यंग्य कथा थी जिसका सारांश, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसकी जो एमसीक्यू, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा हमने आपके सामने की है। आशा है आपने इसको अच्छे प्रकार से समझा होगा, देखा होगा। अगर आपको इसमें कुछ संशय रहा है तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये पाठ किस विषय वस्तु पर आधारित है, लेखक ने ये पाठ में क्या वर्णन किया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं और एमसीक्यू प्रश्न कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रयास किया जा रहा है ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है और ये वीडियोज़ सदा ही हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं।
आप अपनी इच्छानुसार जिस भी पाठ की आपको आवश्यकता है, जितने पाठ हम करवा चुके हैं, आगे हम इसको पूरा पाठ्यक्रम भी करवाएंगे, तो जितने अभी तक पाठ हो चुके हैं, आप उन पाठ में अगर किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या अनुभव करते हैं, तो आप उसकी वीडियो दोबारा से भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये इस लाइव कक्षा के बाद क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है वीडियो। तो आप इसको आगे भी अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम अपनी अगली कक्षा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।